अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आप सभी पर अल्लाह की सलामती हो, रहमतें और बरकतें नाज़िल हो और आप सभी की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। ये जो आज का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस से, क्योंकि बायोलॉजी के वीडियो के लिए और केमिस्ट्री के लिए भी, बायोलॉजी के वीडियो के लिए भी ख़ास करके जो है काफ़ी कमेंट्स मिले हैं मुझे और कि मैं बायोलॉजी के ऊपर भी वीडियो बनाऊं। तो लाइफ प्रोसेस जो सबसे पहला चैप्टर है मैं आज उसको पढ़ाने वाला हूं और उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में इंशाल्लाह आज बात करूँगा। लेकिन चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैंने जो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था, मैंने फिज़िक्स के पार्ट 2 वाले में, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। किसी एक ने भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। तो उसमें मैंने चैलेंज भी किया था और बताया भी था, एक्चुअली पहले बताया था फिर चैलेंज किया था कि मेरे पार्ट 1 में कुछ गलती हुई है फिज़िक्स वाले में, और वो मैंने जानबूझ के की है या अनजाने में हुई है वो बताने के लिए, और टीचर्स और स्टूडेंट सबको चैलेंज किया था कि आप जो है उसमें से गलती ढूंढ करके मुझे बताइए आखिर मैंने क्या गलती की। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा है लेकिन किसी ने भी नहीं बताया है अभी तक। हालांकि मैंने अपने एक स्टूडेंट को बताया भी और उसने खैर उसके बाद जो भी हुआ तो अब मुझे जो भी है जवाब नहीं मिला एक्चुअली अभी तक किसी का भी। उसके बाद बात करते हैं हम अभी कुछ कमेंट्स आए हैं, मेरे दोस्त हैं मोहम्मद अली दे बुलंदवी, अब उनका कमेंट सामने में, उनका एक्चुअली मुझे मैसेज किया था उन्होंने कि पर डे एक वीडियो डालने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि पर डे एक वीडियो डालूँ, लेकिन बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिटिंग वगैरह, फिर अपलोड करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल तो इंटरनेट भी आप जानते ही हैं बहुत स्लो चल रहा है, तो इस वजह से ऐसा कुछ थोड़ी सी देर हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ खुद ही कि 1 से 2 वीडियो पर डे डालूँ। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि 1 वीडियो चाहिए या 2 एक दिन में। मैं कोशिश करूँगा, वैसे तो 1 भी नहीं हो पा रहा है अभी, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं भी इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्ट दिखाऊँगा। जिस तरह से अभी बायोलॉजी के लिए आया है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बायोलॉजी की वीडियो अपलोड करने की, और फिर इंशाल्लाह केमिस्ट्री के भी। तो उसके बाद एक सवाल और है आप लोगों से मेरा कि मैं जो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स दिखा देता हूँ वीडियो में कि किसने क्या कमेंट किया, तो एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ क्या ऐसा करना आपके मतलब आपको कोई इससे कोई आपत्ति तो नहीं, कोई तकलीफ़ तो नहीं? क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, इस वजह से इस वजह से मैंने दिखा दिया, क्योंकि ऐसे भी आपने जो कमेंट किया है वो पब्लिश है और कोई भी आकर के देख सकता है। तो मैं दिखाता हूँ ताकि लोग समझें कि कोई स्टेप मैंने अगर लिया है वीडियो में तो वो मैंने क्यों लिया है। लेकिन अगर फिर भी आपको अगर कोई तकलीफ़ है उसको दिखाने से तो आप बता सकते हैं खुल करके, मैं नहीं दिखाऊँगा कमेंट्स, ठीक है? अब बात करते हैं चलते हैं अब अपने सीधे चैप्टर पे, और मैं अब जो आपको स्क्रीन दिखने वाला है पीछे, मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। इसमें जो आपको दिखेगा, अब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, ठीक है। इसमें जो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी का मैंने पहले भी बताया कि मैं पहले एनसीईआरटी को बिल्कुल पूरी तरह से नहीं छोड़ देना चाह रहा हूँ। आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि मैंने जो है बोर्ड के ख़िलाफ़ जाके कोई काम किया, आपको बोर्ड के हिसाब से लेके चलूँगा। मैं इसके बस कंटेंट्स दिखा देता हूँ इसमें क्या है। सबसे पहली बात तो इसमें ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है, ये फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, मैंने अब तक जितने भी चैप्टर्स देखे उसमें का सबसे लंबा चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी वालों ने इसे 21 पेजेस में ख़त्म कर दिए। जिस बुक से मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 79 पेजेस हैं, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे कंटेंट्स मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ऐसा ना लगे आपको कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, ठीक है। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, क्या लाइफ प्रोसेस क्या है, 6.1 है इसके हिसाब से सेक्शन में, ठीक है। और भी चीज़ें इतनी ही हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। कुछ क्वेश्चन है, बात ख़त्म होगी। क्या होता है लाइफ प्रोसेस, बस उतनी सी बात की। उसमें कुछ चीज़ें दी हैं, एग्जांपल वगैरह थोड़ी बहुत, उसके बाद सीधा क्वेश्चन दिया और सीधा आगे न्यूट्रिशन वाले टॉपिक पे। न्यूट्रिशन वाले टॉपिक के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं फ़िलहाल बताऊँ कि ये जो टॉपिक है पहला वाला, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग की चीज़ के बीच में हम चाहें तो सिमिलरिटीज़ भी दिखा सकते हैं। क्या लिविंग होती है एक्चुअली में, लिविंग थिंग्स किसको कह सकते हैं, क्या डेफिनेशन होगा, कहाँ पे लोग असल में गलती कर जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में किसी चीज़ के बारे में बात नहीं की गई है। मैं गारंटी देता हूँ, आप पढ़ के देख लीजिए इसको खोल के। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले टॉपिक, अगले सेक्शन पे, न्यूट्रिशन। जानते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, खाना पीना खाना ये ज़रूरी है हमारे लिए। उसमें एक सेक्शन 6.2.1 ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और
देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी सिर्फ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात किया और फिर नीचे जाकर के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, जबकि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी कई तरह के ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमोटोट्रॉपिक और भी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे दिखाया है पत्तियों में जो रिएक्शन होते हैं ग्लूकोज वाले, उन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटी करने के लिए दिया गया है और फिर स्टोमाटा का पिक्चर है, ये तो आप क्लास 7 से 6 से 7 से देखते चले आ रहे हैं। और यहाँ पे फिर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी कई तरह के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, उसके बारे में भी जिक्र नहीं है। मैं जब जाऊँगा चैप्टर में तो मैं इंशाल्लाह जब उसका टाइम आएगा तो मैं बताऊँगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ये 6.2.3 है। 6.2.4 न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इसमें भी बहुत कम दिया है। इंसान की बॉडी का तस्वीर बना देने से सिर्फ ये कंटेंट काफ़ी नहीं हो जाता है। मैं आप लोगों को ये मना नहीं करूँगा कि आप एनसीईआरटी ना पढ़ें, बल्कि मैं उल्टा आपको अगर कहेंगे तो मैं इस चैप्टर को डाल दूँगा नीचे में डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप डाउनलोड कर लें या पूरी की पूरी बुक चाहें तो डाउनलोड कर लें। लेकिन मैं रिकमेंड अभी नहीं करता हूँ 10th में। 11th में आप भले पढ़ लें कि उसमें कंटेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन 10th 9th 10th तक के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, अच्छा एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, अच्छा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो जो सबसे मेन चीज़ है नॉलेज गेन करना। ठीक है, रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। सीधा एक्टिविटी से ही स्टार्ट किया है इसने, क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर चलिए एक चीज़ तो अच्छी लगी यहाँ पे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होगा उसके बारे में बात की है। चलिए थोड़ा तो कुछ दिया है। एटीपी के बारे में बात की है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में बात की है। बहुत अच्छे, ये तो कुछ अच्छा किया एनसीईआरटी ने। फिर जाके एक्टिविटी, चलिए अच्छी बात है, एक्टिविटी है। फिर उसके बाद चूँकि अब रेस्पिरेशन के बारे में आई थिंक बात हो रही थी ना। ओह नो, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। भाई भी जो है अभी, सॉरी, हाँ रेस्पिरेशन ही था एक्चुअली। मैं थोड़ा सा वो लंग्स और देख करके कंफ्यूज हो गया कि दोबारा कहीं वही पिक्चर तो नहीं आ गया जो डायग्राम पहले दिखाया गया था। तो ये देखिए यहाँ पे लंग्स के बारे में रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद अलविलाई के बारे में थोड़ी बहुत बात की गई है और कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, पहला पॉइंट वही है 6.4.1 में। फिर से एक्टिविटी कुछ दी गई है। उसके बाद आती है बारी कि जो कुछ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात आ रही है, तो हम जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में चीज़ों को। अब हार्ट का भी पिक्चर दे दिया है यहाँ पे। इसकी तो पीडीएफ क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। फिर ऑक्सीजन कैसे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है हार्ट में, फिर कैसे पंप आउट होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे समझाया गया इस बारे में। उतना ज़्यादा खुलासा नहीं है। ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ी बहुत बात की गई है, कितना ब्लड प्रेशर होता है, कितना कॉमन होता है ब्लड, मतलब एवरेज ब्लड प्रेशर कितना होता है, सिस्टिक प्रेशर एंड डायलिस्टिक प्रेशर जो होता है। आप जानते ही होंगे सिस्टिक एंड डायलिस्टिक प्रेशर के बारे में, अगर नहीं जानते हैं तो पढ़ के तैयार रहिए, थोड़ा आप भी तो मेहनत कीजिए। और कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे लिम्फ के बारे में। फिर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में बात की जा रही है। फिर जाके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है और भी चीज़ें हैं। उसके बाद प्लांट के बारे में कुछ बात की है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। ये प्लांट के अंदर के बारे में बात हो रही है, हमारे बॉडी के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ ना हो, थोड़ा बहुत हमारे बॉडी के बारे में अगर दे रही है तो। चलिए फिर से क्वेश्चंस, अच्छी बात है, लेकिन उनके क्वेश्चन में दम नहीं होते, लेकिन इंपॉर्टेंट तो यही होते हैं जो हकीकत है। तो हम लोग जब क्वेश्चन पे आएंगे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे, भले पढ़े कहीं से, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी का सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद बाकी दूसरी बुक्स। एक्सक्रीजन यानी हमारे बॉडी से जो गंदगी निकलती है उसी के बारे में बात हो रही है। जो अनपचा भोजन, अधपचा भोजन या इंडाइजेस्टेड फूड के बारे में बात करें तो वो है। फिर जा करके यहाँ पे नेफ्रॉन की पिक्चर दी गई है, कैसे जो है यूरिन जो है वहाँ पे, मतलब हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जहाँ पे से गंदगी निकाल दी जाती है और जिसमें ऐसे यूरिया निकल जाता है बाहर, और उसी की वजह से हम पेशाब को यूरिन कहते हैं। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल किडनी के बारे में, हेमोडायलिसिस के बारे में बात की गई है। इसके बारे में तो उस बुक में भी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है, इसमें हेमोडायलिसिस के बारे में दी गई है बात। एक्सक्रीजन इन प्लांट में कैसे एक्सक्रीजन होता है वो तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, नहीं जानते हैं अगर तो पढ़ेंगे फिर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे वाट यू हैव लर्नड, इस पूरे चैप्टर में क्या सीखा, बस इतना ही सीखा हमने। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है एक्सरसाइज का चैप्टर, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस है। बस हो जाती है बात यहीं पे ख़त्म। अब हम लोग चलेंगे बुक में, उस बुक में जहाँ से मैं पढ़ाना शुरू करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो है
कुछ सवाल तो बनता है, क्योंकि बायोलॉजी हम लोग पढ़ने वाले हैं तो कुछ क्वेश्चंस तो बनते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले आपको अ, उस हाँ, मेरा सवाल ये है आप लोगों से, चूँकि बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? थोड़ा देर के लिए आप सोचिए, तब तक मैं भी वो कंटेंट्स निकाल के लाता हूँ और थोड़ा टाइम मुझे भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। तो मुझे स्प्लिट स्क्रीन तो इसमें मैं चलिए ये आ गया यहाँ और दूसरा ये यहाँ, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं बायोलॉजी का क्या मतलब है, तब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा। देखिए, बायोलॉजी को जो डिफ़ाइन किया गया है वो विकिपीडिया ने जिस तरह से डिफ़ाइन किया है, या पहले उसका नाम कहाँ से आया है पहले वो देखते हैं, फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। आप जैसा कि देख सकते हैं इसके इटाइमोलॉजी में लिखा हुआ है कि बायोलॉजी जो है डिराइव किया गया है एंशिएंट ग्रीक से। एक है बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ, और दूसरा है लोजिया, ठीक है। या हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लॉजी, जिसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ स्टडी या टू स्पीक या टू स्टडी। तो दोनों मिलाकर के नाम क्या बनता है बायोलॉजी का? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ, या स्टडी ऑफ लाइफ डायरेक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये सवाल का जवाब आपको मिल गया हुआ, मैंने ही सवाल पूछा और मैंने ही जवाब दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बायोलॉजी के बारे में अब क्या डेफिनेशन दिया गया। मैंने आपको पहले भी बोला था कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स को अलग-अलग देख करके अगर एकदम एकदम बिल्कुल ही अलग करके अगर सोचेंगे तो पता चला कि कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा डेफिनेशन पढ़ देता हूँ जल्दी से, ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबा भी करना अच्छी बात नहीं होती है आप लोग ही बोर हो जाते होंगे। बायोलॉजी इज़ द नेचुरल साइंस दैट स्टडीज़ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग देयर फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल प्रोसेसेस, मॉलिकुलर इंट्रैक्शंस, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन। देख रहे हैं कितनी चीज़ों के बारे में बात की गई कि बायोलॉजी जो है नेचुरल साइंस है जो स्टडी करता है लाइफ, स्टडीज लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लाइफ को और लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी, इंक्लूडिंग देयर उनके फिजिकल स्ट्रक्चर, उनके केमिकल प्रोसेसेस उनके बॉडी में जो हो रहे हैं, उनका मॉलिकुलर इंट्रैक्शन, उनका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन, इन सब चीज़ों को, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में क्यों बात की गई, क्यों, कैसी बनावट है उसकी, ठीक है, कैसे वो मोशन करता है। फिर केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल्स यानी केमिस्ट्री के बारे में बात हो रही है, तो हम अगर कहेंगे कि यहाँ पे, तो फिर बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। तो यही बात है, कोई इसमें से सब तीनों जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कुछ और भी क्या मिल जाए पता है। डिस्पाइट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ साइंस देयर आर सर्टेन यूनिफाइंग कंसेप्ट दैट कंसोलिडेट इट इनटू अ सिंगल कोहेरेंट फील्ड। मैं वही बोल रहा था, और विकिपीडिया वाले ने, मैं पहले से अपने स्टूडेंट्स को ये बात समझाता हूँ, मुझे नहीं पता था कि विकिपीडिया वालों ने ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ये कहते हैं कि जबकि हम जानते हैं कि मतलब इसके बावजूद कि साइंस बहुत कम्प्लेक्स है, देयर आर सर्टेन यूनिफाइंग कंसेप्ट, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो यूनिफाई हो जाते हैं, मिल जाते हैं एक साथ एक जगह आकर के। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो मतलब कॉमन मिल जाएंगी एकदम आकर के। इसीलिए जो है क्या बोलता है, लिखता है यूनिफाइंग कंसेप्ट दैट कंसोलिडेट इट इनटू अ सिंगल कोहेरेंट फील्ड। बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के कंसेप्ट मिलके एक नए फील्ड में आकर के जुड़ जाते हैं। जैसे कि हम अगर हमारे दिमाग के बारे में, अगर बायोलॉजी के बारे में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में जब पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे कि क्या हम सिर्फ बायोलॉजी के बारे में पढ़े? नहीं, वहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं दिमाग में, जो सिग्नल ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पे केमिकल्स का के हाथ होते हैं, आयंस के हाथ होते हैं, चार्जेस होते हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं न्यूरॉन के एंड से, ठीक है, एक्सोनल एंड, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, जो कि बायोलॉजी की डेफिनेशन हो गई अब इसको, लेकिन अब मुझे खुले रखना पड़ेगा ये साइड वाला जो है, क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग चलते हैं कि 10th के बायोलॉजी के कंटेंट्स में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लाइफ वाले प्रोसेस बारे में कितने कंटेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपने नोटबुक नहीं ले अभी तक लिया है, मतलब पास में नहीं है आपके या कॉपी, तो ले लें अभी के अभी, वीडियो पॉज करके, वीडियो बंद ना करें, वीडियो पॉज करें, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस में अगर आप उसके बाद आप लिखना शुरू कर दें, ये क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस आखिर है क्या, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के आज। दूसरा है न्यूट्रिशन, तीसरा है, न्यूट्रिशन के बारे में जानते ही हैं ना, क्या होता है, खाना लेना किस तरह से, जो ज़रूरत होती है, जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उन सब चीज़ों को अंदर लेना, उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। वैसे मैं जब आऊँगा वहाँ पे तो आप लोगों से फिर से डेफिनेशन पूछूंगा और आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा।
न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखिए अलग अलग कर दिया है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, फिर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में भी क्या, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स 1.6, ठीक है। 1.7 रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, उसके बाद है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग 1.8 में। एनिमल्स में भी डिवाइड करके इसको ह्यूमन बींग के लिए अलग से डिफाइन किया, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इंशाल्लाह हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इसको, ठीक है। 1.9 में है ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसके बाद 1.10 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, फिर 1.11 ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, प्लांट्स का अलग और ह्यूमंस के अलग। फिर उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम है, इसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में। उसके बाद है एक्सक्रीजन, जो हमारे बॉडी से गंदगी निकलती है, और हेमोडायलिसिस जो एनसीईआरटी में भी दिखाया गया था ना, जब किडनी काम करना बंद कर देता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल बोले तो मतलब मशीन लगा करके ब्लड को साफ किया जाता है, हेमोडायलिसिस के बारे में बात है। तो चलते हैं अब हम लोग चैप्टर के अंदर में। अभी भी मुझे ये साइड वाला खोल कर रखना पड़ेगा, उम्मीद है कि आप लोगों को इससे तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो अब चलते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस के पेज 1 पे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पिक्चर दिया है सबसे पहला जो है, और ये यहाँ पे सी एनीमोन के बारे में लिखा गया है। ये सी एनीमोन क्या है और क्या मकसद है आखिर ऑथर का यहाँ पे डालने का, आखिर क्या वजह है कि उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को डाला है। सी एनीमोन किस कैटेगरी में आता है, देखिए यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं पहले पढ़ करके बता देता हूँ। ये भी जो है एनिमल कैटेगरी में आते हैं और इंसान के प्राइमेटिव हैं, मतलब जिस तरह से एप्स है ना, बंदर हम लोग से मिलते जुलते हैं, काफ़ी चीज़ कुछ मिलती जुलती है, इसी तरह से ये भी हमारे बहुत प्राइमेटिव हैं, हमसे मिलते जुलते हैं। और इनकी जो सेल्स होती है, इनके सेल्स जो हैं बहुत छोटे, 4 मिलीमीटर्स के भी हो सकते हैं और बड़े से बड़े 2 मीटर भी हो सकते हैं। और उनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू स्ट्रक्चर होता है, नहीं होता, मतलब कि इनके पास कोई ख़ास तरह का लंग्स वगैरह नहीं होता सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। और हर सेल जो है ख़ुद अपना एक्सचेंज करता है। देखिए मैं ओवरऑल पहले बता देता हूँ, उसके बाद किताब में पढ़ने, जिन लोगों के पास किताब नहीं है उनके लिए मैं फिर पढ़ भी देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अंदर में लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और भी है, सी एनीमोन्स की 1000 से ज़्यादा स्पीसीज़ पाए जाते हैं, ठीक है, मैं पढ़ूँगा इसके बारे में। और इससे ख़ास करके कोस्टल एरिया, जैसे जो ट्रॉपिकल रीजन है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिकल एरिया, जहाँ पर से वो जो लाइन गुजरती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जहाँ पे एक्चुअली मैं नाम भूल रहा हूँ उस चीज़ का, ठीक है। तो इसमें कोई ये नहीं है, समुद्र के इलाका, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, जैसे साउथ अफ्रीका, उसके आसपास का रीजन। आप जानते होंगे ना, एक लाइन जो होती है उसको, जो हिंदी में मुझे याद है वो कर्क रेखा बोलते हैं, मुझे याद आ जाएगा तो भी बता दूंगा। और सी एनिमल्स के बारे में ये बात भी और भी आती है कि इनके कुछ स्पीसीज़ जो हैं 50 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे पैदा हो रही है, फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर क्या वजह है यहाँ पे जो है ऑथर ने इस चीज़ को डाला है, ठीक है। सी एनिमोन के बारे में जब आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे, तो आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी कि आप जो है मतलब एकदम घुसते चले जाएंगे एनिमल किंगडम में। मैंने जब इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया तो मैंने यही देखा कि ऑथर ने जो है बिना वजह कुछ नहीं डाला है, एक रीज़न है इसके पीछे, एक इंटरेस्ट जगा देता है और बहुत ही डीप मीनिंग है इसका यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं सी एनीमोन के बारे में थोड़ा कुछ और भी जानते हैं, और ये रहा आपके लिए यहाँ पे सी एनीमोन। पढ़ते हैं थोड़ा सा, विकिपीडिया से पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें, ठीक है। चूँकि हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरह समझें, अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ें क्या रीज़न है, और उसके बाद हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर में सीधा इंटर करेंगे। सी एनिमल्स आर अ ग्रुप ऑफ मराइन प्रेडेटर, मतलब खारे पानी में यानी समुद्र में रहने वाले प्रेडेटर्स एनिमल्स होते हैं। ऑर्डर जो है इनका, जिस ऑर्डर में आप जानते होंगे एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन जो करते हैं, उसमें जो ऑर्डर होता है, क्लास होता है, फाइलम, ये सब, तो उसमें ऑर्डर नेरिया है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं, बस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दे आर नेम्ड आफ्टर द एनीमोन, इनका नाम जो है एनीमोन के वजह से रखा गया है क्योंकि ये जो है एक टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट है। एनीमोन जो है वो ज़मीन पे रहने वाला एक पेड़ है, ज़मीन पे पाया जाता है, मतलब पानी के अंदर नहीं, बाहर। इसका फूल बहुत खूबसूरत होता है, इसी वजह से देखिए ये जो है, ये वाला पोर्शन आप देखिए यहाँ पे, ये एकदम बिल्कुल फूल के जैसा नहीं दिख रहा है। और कुछ पिक्चर्स मैं डालूंगा भी, अभी आपको दिखेगा इंशाल्लाह, वो बिल्कुल एकदम फूल के जैसा बहुत ही खूबसूरत दिखता है, ठीक है। लेकिन होते बड़े ही डेंजरस हैं इनके क्या बोलूँ मैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द कलरफुल अपीयरेंस ऑफ मैनी, बहुत सारे जिसके जितने भी आते हैं एनिमल्स सब बहुत खूबसूरत सब होते हैं, फूल की तरह दिखते हैं, ठीक है। और सी एनिमल्स आर क्लासिफाइड इन द फाइलम निडेरिया, निडेरिया फाइलम में इनको डाला जाता है। क्लास एंथोजोआ
सब क्लास हेक्सा कोरेलिया। देखिए हम उतना अंदर नहीं जाएंगे डीप में, लेकिन निडेरिया क्या होता है, निडेरिया के बारे में जानना ज़रूरी है। और मैं निडेरिया के बारे में आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद आगे हम लोग सीधा चैप्टर में चल रहे हैं। और कुछ कोई बात नहीं, जानना ज़रूरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए निडेरिया एक फाइलम है अंडर किंगडम एनिमेलिया कंटेनिंग ओवर 11,000 स्पीसीज। 11,000 स्पीसीज आते हैं इसमें। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक इस पोर्शन से इतनी सारी चीज़ें खुल के आ रही हैं। अगर घुसना चाहे तो आदमी घुसता रह जाए। मैं बस 2-3 ही लाइन पढ़ रहा हूँ हर चीज़ सबका, तो 2-3-4-5 लाइन पढ़ रहा हूँ बस, ठीक है। 11,000 ऑफ एक्वाटिक एनिमल फाउंड बोथ इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन इन्वायरमेंट्स, दे आर प्रीडोमिनेंटली मैराइन। हम ये जो है फ्रेश वाटर में भी और समुद्र के खारे पानी में भी पाए जाते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं ये, और ख़ास करके ये मैराइन होते हैं। बस हो गई बात ख़त्म यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं सीधा इस चैप्टर की तरफ और पढ़ना शुरू करते हैं। चूँकि मैंने कहा कि मैं पहले पढ़ूँगा फिर बताऊँगा। देखिए बायोलॉजी, अब यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हैं खुद ही। थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। उम्मीद है दिख रहा होगा साफ, ठीक है। कोशिश तो अपनी पूरी तो कर रहा हूँ मैं कि आप लोग उम्मीद है कि साफ दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे बायोलॉजी के बारे में बात की गई है, क्या चीज़ होती है, क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, हम लोग पूरा एकदम देखेंगे अच्छे से। और मैं इसके बारे में तो बता ही चुका हूँ, सी एनिमोन के बारे में, इसके बारे में पढ़ने की अब ज़रूरत है नहीं। तो मैं चलता हूँ बायोलॉजी के बारे में, क्या कहता है ऑथर, क्या लिखते हैं इसके बारे में आप लोग देखें अच्छे से। मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, आप लोग भी देखें, ठीक है। कि बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द लिविंग बींग्स। बायोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जो लिविंग बींग्स से के बारे में स्टडी करता है, जो डील करता है उसको। वी कैन से दैट एनीथिंग दैट इज़ लिविंग नॉट डेड इज़ अलाइव एंड हैज़ लाइफ। हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ जो लिविंग है, मतलब जो मरा हुआ नहीं है, उसको अलाइव कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि उसके पास लाइफ है, ज़िंदगी है। वी आर अलाइव एंड सो आर एनिमल्स। हम जिंदा हैं और एनिमल्स हैं। लेकिन इसका मतलब क्या, जो एनिमल्स नहीं है वो ज़िंदा नहीं है? अभी आप बहुत सोचने वाली बात है। अभी किसी लाइन, एक लाइन पे जा कर के आप अपने आप को इतना कंफ्यूज कर दें, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग को जानदार हैं और हम लोग एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो प्लांट्स कैटेगरी में आते हैं वो ज़िंदा नहीं है, जो बैक्टीरिया कैटेगरी में आते हैं वो ज़िंदा नहीं है। ज़िंदा होने के, लिविंग होने के क्या क्राइटेरियाज़ हैं, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अब सारी चीज़ें आ रही हैं सामने आपको। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अच्छा चलिए देखते हैं पहले ये क्या कहते हैं। थिंग्स विच आर अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सब लिविंग है। बट हाउ कैन वन डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? मगर ये कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ जिंदा है या मरा हुआ है, मरी हुई चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आता है। आप भी, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताइए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या डेफिनेशन है, आप लिविंग किसको कहेंगे? तो थोड़ा सा पॉज करें वीडियो फिर से और सोचें, और अगर हो सके तो कमेंट में डालें और अपना फिर आंसर मैच करें मैं जो कहने वाला हूँ। आपको बिल्कुल, अगर आपने कभी ध्यान से अगर नहीं पढ़ा है, थोड़े से भी मिस्टेक इधर उधर किए, तो आपका आंसर 100%, 90 में मुझे लगता है 95% लोगों का आंसर गलत होने वाला है। कुछ लोग कहेंगे कि सर जो ग्रोथ करता हो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जो ठीक है रिप्रोड्यूस करता हो, 1 से 2 हो जाए, वो ऑर्गेनिज्म हो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा वो। जो और क्या करता हो, मेरे थोड़ा सा मैं भी बहुत ज़्यादा सोचने से यही होता है। तो जो आप अगर कहते हैं कि अगर जो ग्रोथ करता हो तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हाँ, जो मोशन करता हो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो मैं आपको बता दूं अच्छी तरह से, आप गौर करें कि ग्रोथ तो, अगर आप रेगिस्तान में अगर देखेंगे ग्रोथ, तो जो बालू का जो टीला होता है ना, रेत का, वो भी धीरे धीरे ग्रोथ करते 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 बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। क्या वो लिविंग थिंग है? उसके बाद अगर आप मूवमेंट के बारे में बात करते हैं कि सर जो लिविंग थिंग होता है वो मूवमेंट करता है, ठीक है, मूवमेंट करता है, वो मोशन में जो चीज़ होगा वो उसको हम लिविंग थिंग मानेंगे। हवा भी तो बहती है, हवा चलती है, और हवा तो अच्छी अच्छी चीज़ों को बहा ले जाती है, उठा ले जाती है, मोशन में ला देती है, और ख़ुद भी मोशन में रहती है। क्या एयर जो है लिविंग थिंग है? नहीं, ये कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मैं बता रहा हूँ, मैं आऊँगा एकदम मेन पॉइंट पे। उसके बाद आप बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। सर जो रिप्रोडक्शन करता हो, मतलब 1 से 2 हो जाता हो, अगर रिप्रोड्यूस एक वर्ड अलग होगा और 1 से 2 अलग हो, 2 होना, ठीक है।
मतलब तोड़ के भी अलग कर सकते हैं किसी चीज़ को। जैसे कि मैं अगर एक पेंसिल लेता हूँ और तोड़ करके आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरे पास ये यहाँ पे ये स्केच है। इसको लेकर के मैं क्या करता हूँ, उसको 2 हिस्सा कर दिया मैंने, ठीक है। तो क्या ये रिप्रोडक्शन हो गया? 2 चीज़ तो हुई ना, अलग-अलग हो गई। अब मैं कह सकता हूँ कि ये अलग ऑर्गेनिज़्म है या ये अलग ऑर्गेनिज़्म है, या दोनों सेम ऑर्गेनिज़्म है, बस इसमें जो है क्या हुआ, ये मॉडिफ़ाई हो गया, थोड़ा-सा इवोल्यूशन हो गया, कुछ भी बोल सकता हूँ मैं बोलने का। लेकिन क्या रिप्रोडक्शन कहना है मतलब 1 से 2 हो जाना ही सिर्फ़ ये एक डेफ़िनेशन है इसका, उसी से हम लोग जो है समझेंगे। ओह! ठीक है? तो ऐसा नहीं है। मैं बताऊँगा मैं क्या चीज़ें मैं बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को बहुत अजीब लग रही होगी ये सब बातें, बहुत अजीब लग रही होंगी, ठीक है? और फिर उसके बाद और भी चीज़ें आप बता सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ठीक है? आप कहेंगे कि सर उसमें ग्रोथ होता है, मैंने तो ग्रोथ के बारे में बात कर दी। आप कहें मोशन, मैंने मोशन के बारे में एग्ज़ाम्पल दे दिया एंड लिविंग थिंग का, उसमें मोशन होता है, क्या वो लिविंग है? मैंने दिखा दिया 2 टुकड़े करके, अलग-अलग करके, मतलब 1 से 2 कर दिया उसको। अगर आप कहेंगे तो कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है, तो वो मैं कहूँगा कि आप उस तरह की थिंकिंग अगर आप रखते हैं तो बहुत लोअर लिविंग की लेवल की थिंकिंग हो जाएगी वो। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि असल में लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं। देखिए, जो ग्रोथ करता हो सेल्यूलर लेवल पे, जो मूवमेंट करता हो खुद से, ठीक है, जो ग्रोथ करता हो खुद से ग्रोथ करता हो, उसको कोई बाहर से ला करके चीज़ें उसके ऊपर नहीं रखी जा रही हैं। इंटरनली ग्रोथ करना, आप देखते हैं ना, सेल बनता है तो सेल अंदर से ग्रो करता है, अंदर से। बाहर से चीज़ें आती हैं, उसको न्यूट्रिशन सप्लाई की तो ज़रूरत है, लेकिन वो अंदर से अपने कंपोनेंट्स बनाता है और ग्रो करते 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 फिर 2 डबल हो जाता है, फिर 2 से 4, 4 से 8, फिर धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म बढ़ता है। जिस तरह से आप देखते होंगे, एक छोटे से बच्चे को आपने देखा कभी बढ़ते हुए? मतलब आप ऐसे तो नहीं देख सकते हैं डायरेक्टली 5-6 साल तक बढ़ते हुए। मैं कह रहा हूँ कि आपने कभी बच्चे को बढ़ते हुए देखा, क्या उसके ऊपर से कोई चीज़ आके जुड़ती चली जाती है? वो अंदर से सेल डिवीज़न होता है, सेल्फ डिवीज़न। और उसके बाद अगर अब मैं बात करूँ कि मोशन की, तो मोशन भी खुद से होना चाहिए, ना कि कोई करवा रहा हो उसे मोशन। तब जाके हम कहेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और अगर हम बात करें, कहेंगे, आप कहेंगे सर उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें, मतलब ये होने चाहिए, मतलब सेल्स वगैरह होने चाहिए, मतलब कि एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर हो, ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो देखिए, ये माइक भी प्रॉपर स्ट्रक्चर का है, एकदम बिल्कुल। क्या लिविंग है? मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसका स्ट्रक्चर सेलुलर लेवल पे हो। अब आप कहेंगे कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आप जा कर के देख लें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबके पास सेल होता है, चाहे वो सिंगल सेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, कोई भी हो, सबके पास सेल होते हैं। सब सेल का बना होता है। एक सिंगल सेल अमीबा के बारे में बात करता हूँ, और आप ध्यान दें तो सिंगल सेल अमीबा भी एक तरह का सेल है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और अगर आप बात करेंगे, कहेंगे कि सर रेस्पिरेशन जो करता हो, वो जो है जो सांस हवा लेता हो और छोड़ता हो, अगर ये बोलेंगे कि वो जो ब्रीथ करता हो, हवा लेती हो और छोड़ देता हो, तो उसको हम बोलेंगे सर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर मैं आपको कहूँ किसी जगह पे ठंडी हवा है और किसी जगह पे गर्म हवा, आप जैसे आपके रूम के बारे में बात करता हूँ, मानता हूँ कि एक रूम है, इस रूम में बहुत गर्म हवा है, या किचन में आप देखते होंगे हवा जब जब कुछ चलाते हैं तो हवा बहुत गर्म हो जाती है, तो वो हवा, गर्म हवा ऊपर से बाहर की तरफ निकलती है, जिसको हम लोग वेंटिलेटर भी कहते हैं, घर रूम में भी होता है, और ठंडी हवा नीचे से अंदर की तरफ आती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो रूम है वो लिविंग हो गया? नहीं। रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन होना चाहिए। रेस्पिरेशन कहने का मतलब क्या, जो सेल के अंदर में ऑक्सीजनेशन करवाता, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अ, जब हम जानते हैं हम लोग कि जब हम लोग ग्लूकोज हमारे बॉडी में जब टूटता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और अलग अलग कंपोनेंट में वो टूट जाते हैं। मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जब सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन हो, जब सेलुलर लेवल पे ग्रोथ हो, जब हमारा पूरा सेल्स मिलकर हमारे बॉडी को खुद मूवमेंट करवाता हो, ठीक है। और रिप्रोडक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अपने ही जैसे एक ऑर्गेनिज्म, वो देखिए क्या किया, वो अपने ही जैसे, मैंने जब उसको अलग अलग किया स्केच को, तो वो अपने ही जैसे नहीं बनाया। जबकि रिप्रोडक्शन में आपने देखा अच्छी तरह से और करते सकते हैं कि सबसे पहले तो सेल डिवीज़न होता है, एक से दो, 2 से 4, 4 से 8, चाहे वो कोई भी सेल हो, चाहे वो सोमेटिक सेल ही क्यों ना हो, हमारा मतलब कि स्पर्म और एग सेल जो है, चाहे वो ही क्यों ना हो, वो भी डिवाइड करता है, ठीक है।
और वहाँ से शुरुआत होती है इंसान की या किसी भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सेलुलर लेवल पे कोई भी चीज़ अगर हो रही हो तो ही जाकर के हम मानेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वरना नहीं मान सकते। आप उठा के कोई भी एग्जांपल देख ले, और मेरा चैलेंज है कि इस बात को आप गलत साबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है और बहुत पढ़ा है, और इसका एक और भी प्रूफ है मेरे पास। आप जाकर के क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर उठा के देख सकते हैं। उसका सबसे पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसका सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यूनिट का नाम है, पहला यूनिट है। एंड द लिविंग वर्ल्ड जो है पहला चैप्टर, 4 चैप्टर है इसमें, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो ये जो है पेज नंबर 1 से लेकर के 62 तक है, 62 तक। और उसमें आप देखेंगे पेज नंबर 3 से वो चैप्टर, पहला वाला चैप्टर स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में ही ये सब चीज़ें समझा दी गई हैं वहाँ पे। और ये पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 5 तक है एनसीईआरटी के क्लास 11th की बुक में। अगर आप बायोलॉजी की बुक में अगर आप देखना चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। मुझे बस यही समझाना था कि क्या ऑर्गेनिज्म होता है, क्या लिविंग, क्या नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपकी किताब की तरफ, ठीक है। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, गलत डायरेक्शन में नहीं आपको ले गई होगी, आपका कंसेप्ट ख़राब नहीं हुआ होगा, बल्कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही कंसेप्ट हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूरा, क्योंकि जिन लोगों के पास बुक नहीं है उन लोगों के लिए मैं पढ़ता भी हूँ, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे अंदर से मिलेंगी भी, आप देखिएगा आपको भी मिलेगी, फ़ायदा होगा, ठीक है। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द लिविंग, एक्चुअली मैं ये पढ़ चुका हूँ, ये वाला पढ़ना है बाकी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड्स वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट इज़ मूवमेंट। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी समझा दिया इसको कि जो मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वो मूवमेंट नहीं है, ऐसा करके नहीं जाएगा। सेल्फ मूवमेंट होना चाहिए, खुद का मूवमेंट होना चाहिए, कोई करवा रहा है वो नहीं। उसके बाद मूवमेंट इज़ पॉसिबल ओनली इन लिविंग और थिंग्स, ऐसा नहीं है। क्या मूवमेंट सिर्फ पॉसिबल लिविंग थिंग्स में? नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करते हैं, हवा मूव नहीं करती है इनका। अगर ये यहाँ पे इस बुक में ये बात लिखी जाती है अगर कि सेल्फ मूवमेंट सिर्फ पॉसिबल है लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में सेल्फ मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, किसी न किसी फोर्स की वजह से वो घूमती है। जैसे एयर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, या गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है हल्की होकर के, ठीक है, और ठंडी हवा नीचे आती है। ग्रेविटी, चूँकि ठंडी हवा भारी होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो नीचे की तरफ भागती है, और गर्म हवा हल्की होती है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशन काम कर रहा होता है एक्चुअली, वो खुद से मूव नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद बट प्लांट्स आर फिक्स्ड, प्लांट्स फिक्स्ड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन लिविंग नहीं है। दे डू नॉट मूव अराउंड, वो इधर उधर नहीं घूमते हैं। नाइदर दे डू शो एनी ब्रीदिंग मूवमेंट, उनमें कोई ब्रीदिंग मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन याद रखिए प्लांट्स में रेस्पिरेशन होते हैं, जिसके बारे में हमको पढ़ना भी है, मैंने वो कंटेंट्स में दिखा भी दिया है। हाउएवर दे ग्रो इन साइज एंड शो बेंडिंग मूवमेंट्स टुवर्ड द लाइट एंड वाटर। यही तो है ग्रोथ, यही तो है मूवमेंट उनका, कि वो लाइट की तरफ, वाटर की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि सनफ्लावर के बारे में अगर हम बात करें तो लाइट की इंटेंसिटी जिस तरफ ज़्यादा होती है वो उसी तरफ मुड़ना शुरू कर देता है। फिर या दूसरे किसी प्लांट के बारे में आप एक्सपेरिमेंटली करके देख सकते हैं कि उसको अगर अंधेरा में डाल दिया जाए, मतलब छाँव में, तो लाइट की तरफ मुड़ना शुरू कर देगा, और अगर थोड़ा टेढ़ा करके रख दे तो ऊपर की तरफ, मतलब लाइट की तरफ, एंटी ग्रेविटी, एंटी जियो, ठीक है। और प्लांट के और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने फ्लावर के बारे में बता दिया, प्लांट्स के और पार्ट्स है। रूट भी पानी की तरफ मूवमेंट करता है, जिधर उसको ह्यूमिडिटी मिलती है वो उधर की तरफ भागता है, वो पॉजिटिवली जियो डायरेक्शन में जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह, ये किसी और चैप्टर में है, ठीक है। आई थिंक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में है, उसमें हम लोग को पढ़ना जा करके। अब आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी मुझे हंसी आई जब मैं पहली बार पढ़ा है। तो नॉन लिविंग कुड मीन आइदर डेड और इनएनिमेट। नॉन लिविंग थिंग्स को या तो हम बोल सकते हैं या तो डेड है या इनएनिमेट है, कोई मोशन नहीं है। एनिमेशन का वर्ड से इन एनिमेट, एनिमेट, मोशन, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, यानी जिसमें मोशन एकदम नहीं हो रहा, मतलब रुके हुए एकदम बिल्कुल शांत, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्लांट को हम नहीं बोल सकते हैं नॉन लिविंग, क्योंकि उसमें मूवमेंट दिखता है लाइट की तरफ। याद रखिएगा, इस बात गौर करने वाली बात है। और याद रखिए एक बात और भी, कि जो चीज़ें मैं किताब से पढ़ाता हूँ उससे कई ज़्यादा मैं खुद पढ़ के दूसरी चीज़ों से आता हूँ, और मैं आपको बोलने की कोशिश करता हूँ, मेरी बातों को सुने और समझने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे बात पे, मेरी बात असल में रहती है कि मैं, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च करके मैं आता हूँ तो ही आगे पढ़ाता हूँ, बहुत टाइम लगता है मुझे ऐसा करने में। तो अगर एक बार में बात समझ में नहीं आती तो दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार आपको देखना है वीडियो देखिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप फ़ौरन कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इफ़ अ डॉग डज नॉट परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन, अगर कोई कुत्ता
जो भी वो फंक्शन करता है, चाहे वो हाँफने का, भूकने का, इधर उधर घूमने का, दुम हिलाने का, या जो भी फंक्शन है उसके, सांस लेना, दिल की धड़कन, ये सब अगर नहीं है तो हम मानेंगे कि वो कुत्ता मरा हुआ, डेड है। इट इज़ डेड बट स्टिल इट इज़ नॉट द सेम एज स्टोन विच इज़ एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। लेकिन फिर भी ये एक पत्थर के बराबर नहीं है, क्योंकि कभी न कभी वो ज़िंदा था, लेकिन पत्थर जो है कभी ज़िंदा नहीं था। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि अभी भी जो डॉग है वो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन स्टोन ऑर्गेनिज्म नहीं। ऑर्गेनिज्म कहने का क्या मतलब हो, जिसमें के अंदर ऑर्गन हो, ऑर्गन सिस्टम हो, बना हुआ हो। ठीक है, अब एक सवाल आप लोगों से मेरा बनता है यहाँ पे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई डिफरेंस बताइए, तो आप लोग में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो फ़ौरन बता देंगे फट से कि अरे ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। मैंने अभी बता दिया, बहुत सारी चीज़ें बता दी, तो आप वहाँ से बता सकते हैं। लेकिन कभी आप सिमिलरिटीज़ के बारे में आपने कभी सोचा दिमाग में, क्या सिमिलरिटीज़ भी हो सकते हैं लिविंग बींग और नॉन लिविंग बींग्स में? नहीं सोचा है तो सोचना शुरू कर दीजिए। लिविंग बींग में और नॉन लिविंग बींग में थोड़ा पॉज कीजिए वीडियो अगर कर सकते हैं तो, और थोड़ा सोचिए क्या लिविंग और नॉन लिविंग बींग में सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं कुछ। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और मैं तब तक के लिए, चलिए, हो सकता है अब आप लोग वापस आ गए होंगे और मैं आपको दिखाता हूँ क्या बात है एक्चुअली लिविंग और, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लिविंग और नॉन लिविंग बींग में भी सिमिलरिटीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर तो पढ़ाना है ही, कि लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर जो बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं। हमारा बॉडी भी कार्बन का बना हुआ है, ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी में, और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। हमारे बॉडी में भी आयरन है कि नहीं? तो और लोहा जो होता है वो भी तो आयरन का ही बना होता है, वो नॉन लिविंग है। और बहुत सारी चीज़ में बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। मिट्टी में देख लीजिए ना, बहुत सारे कंपाउंड, जितनी चीज़ें मिट्टी में हमारे बॉडी में पाई जाती हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स मिट्टी में भी पाए जाते हैं। ये कितनी बड़ी सिमिलरिटीज़ है, ठीक है। उसके बाद जितने भी लॉज होते हैं, सारे के सारे लॉज, यानी फिजिकल लॉज, जो नेचर के लॉज हैं, वो लिविंग और नॉन लिविंग सब के लिए बराबर है। अगर मैं इस छत से कूदूँ और किसी बेजान चीज़ को छत से गिराऊँ, तो दोनों के ऊपर जो है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा वो सेम लगेगा, जो कि आपको पता होगा। इसका एवरेज दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अर्थ पे उसकी वैल्यू कहीं कहीं चेंज होती है, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे चेंज होती है, और बाकी दूसरे जगह पे अलग होती है, ठीक है। और भी हो सकते हैं, जैसे कि चलिए मैं अब पढ़ के ही बता देता हूँ, बेटर होगा कि सिमिलरिटीज़ हैं लिविंग बींग्स के बीच में। सिमिलरिटीज़ क्या क्या है? लिविंग बींग्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट द नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग बींग्स भी उसी चीज़ से बने होते हैं जिससे नॉन लिविंग थिंग्स बने होते हैं, ठीक है। द एलिमेंट्स विच कंस्टिट्यूट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। वो एलिमेंट्स जिससे मॉलिक्यूल बनते हैं, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, वो सब एलिमेंट्स, मतलब हमारे बॉडी में और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें भी जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें सेम एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन चूँकि बायोलॉजी के बारे में बात हो रही है तो उसको उस कंडीशन में बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स के बारे में। लाइक द मॉलिक्यूल ऑफ, तीसरा पॉइंट इसमें देखिए, लाइक द मॉलिक्यूल ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है, जिस तरह से हमारे बॉडी में, इंसान के जानदार चीज़ों में, बेजान चीज़ें में भी ये मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में जुड़ के कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं उनको, बस कोई एक फोर्स लगना चाहिए, कोई अट्रैक्शन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आप अगर इलेक्ट्रॉन, एटम्स के बारे में सोचें, एटम के बारे में। एटम में एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसके ऊपर कुछ फोर्स लगे हुए, इसलिए वो वापस बाहर निकल कर नहीं जा पा रहा है। अट्रैक्शन है, ठीक है ना। वो कंबाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के अंदर में, ठीक है। हमारे बॉडी में भी तो वही इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, वही सब चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग थिंग में। ओवरऑल आप मेरी बात समझ गए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरी पॉइंट वही है, जितने भी मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, एक्शन एंड रिएक्शन का जो भी चीज़ें हैं वो सब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर बराबर के लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे मुझे एक्शन और रिएक्शन से एक चीज़ याद आ गई कि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर एक्शन करें, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, तो आपको रिएक्शन ज़रूर मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, मैं कहूँ कि अगर आप किसी
इंसान को थप्पड़ मारते हैं तो वो भी बदले में गुस्सा दिखाएगा और हो सकता है आपको थप्पड़ मारे। रिएक्शन तो आपको मिलना ही है किसी भी आदमी, ठीक है, चाहे वो गाली दे या आपको मारे या आपके कंप्लेन कर दे या कुछ भी करे। और ठीक इसी तरह से अगर किसी नॉन लिविंग थिंग पे आप एक्शन करते हैं, जैसे किसी दीवार पे आप अगर मुक्का मारते हैं, ठीक है, या तो आपको भी चोट लगेगी। अगर आप यूँ सोचे किसी इंसान के बारे में, कह रहे इंसान को थप्पड़ मार के और भाग जाते हैं, चलो निकल लेते हैं, जैसे दोस्तों के साथ करते हैं ना अक्सर आप लोग, मारा और भागे, तो भले ही वो आपको उस वक्त नहीं मार पा रहा हो लेकिन रिएक्शन उसका होता है। और अगर आप ये चीज़ सोचे चलो दीवार को थप्पड़ मार के भाग जाते हैं, दीवार जो है हमको कुछ नहीं कर पाएगा, चाह करके भी नहीं कुछ कर सकता, चलो दीवार को थप्पड़ मार के निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपने जिस वक्त उसको थप्पड़ मारा ना, उसी वक्त जितना फोर्स आपने लगाया उतना ही फोर्स दीवार ने भी आपके ऊपर लगा दिया था। एक्शन का रिएक्शन हो गया। अगर इन सब चीज़ों को आपने नहीं समझा है क्लास 10th के अगर आप हैं, तो क्लास 9th का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फिज़िक्स भी इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ करें मेरे लिए आसानी के लिए। तो आप वहाँ पे क्लासेस को ले सकते हैं। क्लास 10th में तो उसका मतलब कि आप क्लास 9th का नहीं पढ़ सकते। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं तो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि अब बोलना सही है, लेकिन चूँकि जिन लोगों के पास किताब नहीं है उन लोगों के लिए मैं पढ़ देता हूँ और आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें इसको। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे, लिविंग थिंग्स रिस्पायर और ब्रीथ, रिस्पिरेशन करते हैं लिविंग थिंग्स, या ब्रीथ यानी एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं। ब्रीथ करना ठीक नहीं होता है, हाँ, हालांकि हम लोग ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, गैस का एक्सचेंज करते हैं, लेकिन सेलुलर लेवल पे हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन भी तो हो रहा है, तो ही तो हम लोग लिविंग है। ठीक है, नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हालांकि मैंने एक एग्जांपल दिया है घर रूम में से हवा का अंदर और बाहर जाना, वो, लेकिन हम लोग उसको रेस्पिरेशन नहीं कह सकते हैं, गैस का एक्सचेंज कह सकते हैं, ब्रीद बोल सकते हैं कि कोई चीज़ जो है अपने अंदर हवा ले रही है और छोड़ रही है, वो अपने कंडीशन के हिसाब से, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि हर लिविंग थिंग्स में, ऑल लिविंग बीइंग प्रोसेसेस जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए या रेयरली आरएनए। हर लिविंग थिंग्स में डीएनए या जेनेटिक मटेरियल का होना, या जैसे कि डीएनए या आरएनए का होना बहुत ज़रूरी, वो होता ही होता है किसी भी हाल में हो। ठीक है, मैं तो थक गया। उम्मीद है आप लोग नहीं थके होंगे, और अब तक 39 मिनट हो चुका है आई थिंक। देखते हैं कितने लोग इतना लंबा वीडियो देखते हैं, मुझे भी पता चलना चाहिए। ठीक है, तो रेयरली आरएनए पाया जाता है, लेकिन ऐसा नॉन डीएनए जेनेटिक मटेरियल इस तरह का कोई भी जो है मटेरियल नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म सब सेलुलर कंपोनेंट्स। मॉलिक्यूल्स इस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं कि सब सेलुलर मतलब सेल के अंदर, लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ, सेल के अंदर सेल कंपोनेंट्स बना सके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये भी जितनी तरह की चीज़ें हैं वो उसमें वो बना लेते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जुड़ के ही बनते हैं आपस में, जबकि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नॉन लिविंग थिंग्स में इस तरह से नहीं होता है, लेकिन इस तरह से नहीं। क्रिस्टल्स बनते हैं, कोलाइड्स बनते हैं और मिक्सचर्स बनते हैं। तीसरा पॉइंट आप देखिए यहाँ पे। उसके बाद है चौथा पॉइंट है सब सेलुलर कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म सेल्स। हम जानते हैं लिविंग थिंग में सब सेलुलर ऑर्गेनाइज कंपोनेंट्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, जितनी भी चीज़ें। देखिए, अगर आप इसके बारे में अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, अगर क्लास 9th में बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर आई थिंक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड यूनिट ऑफ लाइफ, जो भी गए हैं आप, तो सेल का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 11th में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, गारंटी देता हूँ मैं लिख करके। और एक्शन और रिएक्शन वाले मैं बारे में बात इसलिए कर रहा था कि उसका जानना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th का अगर पढ़ाऊँगा तो क्लास 10th के बच्चे भी पढ़ लें, बेटर होगा। सेल वाला चैप्टर खास करके, बाकी पढ़े या ना पढ़े वो आपके ऊपर है। तो देखिए, सेल और कंपोनेंट्स मिल करके, सब सेलुलर कंपोनेंट्स मिल करके सेल बनाते हैं, और सेल जो है टिश्यू जो है ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है किसमें, नॉन लिविंग थिंग में। उसके बाद है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को ज़िंदा रहने के लिए कांस्टेंट एनर्जी इनपुट की बहुत ज़रूरत होती है, ये जानते हैं, जबकि ऐसा नॉन लिविंग थिंग के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, पॉइंट नंबर 6, दीज कंस्टिट्यूट, यानी लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। दीज कंस्टिट्यूट एन ओपन सिस्टम विथ रेगुलर इनटेक ऑफ मटेरियल एंड एक्सक्रीजन ऑफ वेस्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ओपन सिस्टम होता है जिसमें इंसान खाता है, अंदर ज़्यादा बॉडी में डाइजेशन होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो वो एक्सक्रीट हो जाता है, हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है अलग अलग फॉर्म में। आप अच्छी तरह जानते हैं वो कौन से फॉर्म्स हैं।
उसके बाद लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। दीज नाइदर टेक रॉ मटेरियल्स नॉर प्रोड्यूस वेस्ट। क्लियर है? 7वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट इसका। लेकिन उसके बाद लाइव वाट आर लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। दीज कैन रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन्स। खुद के जैसा बनाना, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, ये लिविंग बीइंग की खासियत है, जबकि नॉन लिविंग थिंग की में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। अब बढ़ता हूँ मैं लाइफ प्रोसेस के टॉपिक पे। ठीक है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या कहते हैं? थोड़ा आप रोक करके वीडियो को या ऐसे भी सोचें बिना देखे हुए इस तरफ कि लाइफ प्रोसेस क्या है, किन किन प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे। तो हो सकता है बहुत सारे लोग इसका जवाब सही भी दे दें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो प्रोसेस है जो लाइफ को सस्टेन मेंटेन किसी इंडिविजुअल को ज़िंदा रखने के लिए, उसके स्पीसीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, सीधा ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, सीधा मैं पढ़ता हूँ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस टू कीप देमसेल्व्स अलाइव। हर ऑर्गेनिज्म कुछ बेसिक फंक्शंस करते हैं जो उनको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और ज़िंदा किस लिए रहना ज़रूरी है? अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ना। जैसे अगर इंसान का बंद हो जाए वंश आगे बढ़ना तो इंसान तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इस तरह से डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाया, वरना वो आज होते तो पता नहीं क्या होता, हम होते कि नहीं होते। अगर वो होते तो हम होते कि नहीं होते। These basic functions performed by living organism to maintain their life आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वो बेसिक फंक्शंस जो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। कुछ लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। न्यूट्रिशन यानी खाना को लेना, खाना लेने का तरीका या जो भी कहें। उसके बाद है रेस्पिरेशन, सांस लेना छोड़ना। और सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में मैं एकदम ध्यान में रख, दिमाग में घुसा ले सेलुलर रेस्पिरेशन, यही लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेटर डेफिनेशन है। और सेलुलर लेवल पे सारी चीज़ें। ट्रांसपोर्टेशन, हमारे बॉडी में एक फ्लूइड है जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं, वो हमारे पूरे बॉडी में खाने को, दवाइयों को और सारी चीज़ों को पहुंचा देता है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है। हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब चीज़ें उसके थ्रू पहुंच सकते हैं। एक्सक्रीजन, बॉडी से गंदगी का बाहर निकालना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो किसी भी काम को ढंग से करना। जैसे कि अभी मैं खड़ा हुआ हूँ और इधर देख के बोल रहा हूँ आपके सामने में। अगर मेरा दिमाग ख़राब होता और सही से दिमाग फंक्शन नहीं कर रहा होता तो मैं जो है कहीं और जाके बोल रहा होता और कैमरा यहाँ पे लगा के कहीं और जाके बोल रहा होता। तो आप कहते पक्का सर पागल हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ नहीं। ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है, बिल्कुल सही ढंग में। ग्रोथ कैसे? इंटरनल सेलुलर ग्रोथ, याद रखिए। मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, मूवमेंट कैसा? खुद का मूवमेंट हो, और रिप्रोडक्शन भी अपने ही जैसे। चलिए न्यूट्रिशन का यहाँ पर डेफिनेशन दे दिया है, क्यों ना पढ़ लें। और आप लोगों को अगर लिखना है तो यहाँ से लिख सकते हैं। न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स कन्वर्जन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। खाने को लेना और उसका कन्वर्जन मतलब उसका टूटना। मेटाबॉलिज्म आप जानते होंगे, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दो तरह का होता है। किसी चीज़ का टूटना उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, बोलिज्म, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एनाबोलिज्म, जुड़ना। ठीक है। तो उसका सिंपलर फॉर्म में टूट जाना और फिर हमारे बॉडी में उसका इस्तेमाल होना, जानते हैं कैसे होता है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन सेल्स। ऑक्सीडेशन, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, बोला मैंने उस वक्त भी बोला ना कि ग्लूकोज हमारे बॉडी में है C6H12O6 प्लस O2, जब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है ATP के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। ट्रांसपोर्टेशन, हमारे बॉडी में चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, मैंने फिर बता ही दिया अभी। सेल ब्लड जो लेके पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन यहाँ पे अब प्लांट के बारे में भी बात कर सकते हैं। प्लांट में भी तो होता है ना, प्लांट में भी एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें जाती हैं। एक्सक्रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्सक्रीजन गंदी चीज़ों को बाहर निकाल, इन्वॉल्व्स एक्सपल्शन ऑफ अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे बॉडी से, या प्लांट के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है। जो भी वेस्ट मटेरियल चाहे टॉक्सिक हो या अनवांटेड हो उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल दे दिया अपना खुद का, अब बोलने की आई थिंक ज़रूरत नहीं। इन्वॉल्व्स प्रोसेस विच हेल्प्स इन सर्वाइवल के लिए जो प्रोसेस ज़रूरी हैं, हालांकि सब ज़रूरी हैं सर्वाइवल के लिए, सिर्फ इसके बारे में बोलना सही नहीं है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो दिमाग सही ढंग से काम करे, सही सिग्नल भेजे और सही काम करे। ठीक है। ग्रोथ जानते ही हैं, इन्वॉल्व चेंजेस फ्रॉम यंग वन टू अनदर। देखिए मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया था उस वक्त, हूबहू वैसे ही। मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छे ऑथर ने इस किताब को लिखी है, इसीलिए इससे मुझे पता चल रहा है
कि उन्होंने भी बहुत सारे रिसर्च किए होंगे, बहुत पढ़ा होगा उन्होंने। मैंने भी बायोलॉजी पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने मेहनत की है, अल्लाह की तौफ़ीक और अल्लाह की मदद से। तो मुझे पता है कि कौन सी बुक ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद मूवमेंट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। खुद से मूवमेंट होना, आप जानते ही। ओह नो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी आ गई। थोड़ा सा मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक। आई एम बैक, अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए। चलिए, यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं लास्ट चीज़ इसमें पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में, जो अपने ही जैसे खुद के जैसे यंग वंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस, जानते हैं अच्छी तरह से। अब मैं इसके तीसरे पेज पे चलता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं और ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा मैं, मुझे भी जाना है, काफ़ी रात हो चुकी है। तो मैं बस थोड़ा सा पढ़ के आप लोग को बता देता हूँ। एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेस, एनर्जी चाहिए, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस क्यों है, ये हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ चीज़ें इसके अंदर अच्छी मिल सकती हैं और आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसलिए मैं जल्दी से पढ़ता हूँ और इसको समाप्त करता हूँ। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ बस। All living organisms need energy which is used to perform various life process। एनर्जी की हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल वो अपने प्रोसेस को करने के लिए, जितने भी प्रोसेस होते हैं उनके बॉडी में करने के लिए, जैसे ग्रोथ हो गया या रिपेयरिंग हो गई, उन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। कहाँ से हासिल करते हैं? खाना से। फूड इज़ अ टाइप ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड जो है, खाना जो एक तरह का फ्यूल की तरह काम करता है। जिस तरह से पेट्रोल चाहिए या डीजल चाहिए गाड़ी और बाइक चलाने के लिए, इसी तरह से फूड चाहिए हमें हमारे अपने अंदर के इंजन को चलाए रखने के लिए। वो मिलना बंद हो जाए तो हमारा इंजन केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें, यानी मेटाबॉलिज्म के बारे में। मैंने कहा अभी ना, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आता है। मेटाबॉलिज्म में कंस्टिट्यूट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द सेल्स, ठीक है, यानी कि जुड़ना, सेल मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ना, वो एनाबॉलिज्म कहलाता है। और जब वो टूटते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, वो कैटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक इसी तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान का वेट अगर गेन करना है तो उसके अंदर एनाबॉलिज्म ज़्यादा होना चाहिए, मतलब खाना ज़्यादा खाना होगा बनस्पत इसके जितने उसको एनर्जी की ज़रूरत है। जितनी एनर्जी की ज़रूरत है अगर उतना ही मिलेगा अगर, तो फिर ख़त्म हो जाएगा, बराबर होगा, इक्वल रहेगा ना, तो उसका वेट गेन होगा ना लॉस होगा। और अगर चाहता है वो कि वेट गेन हो, जैसे मैं चाहता हूँ, तो मैं खाने की कोशिश करता हूँ। अलग बात है कि चीज़ यहाँ पे कहानी कुछ और ही है, तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी को अपना वेट घटाना है तो जितनी एनर्जी वो पूरे दिन में खर्च करता है उससे कम खाना चाहिए उसको, ठीक है, ताकि उसके अंदर के जो सेल्स है, बॉडी के सेल्स, वो डिजेनरेट होकर एनर्जी प्रोवाइड करें और उसका वेट कम हो जाए अपने आप। बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शंस होते हैं, टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन व्हेन अस्लीप। जब सो भी रहे होते हैं तब भी ये काम होता है। फॉर एग्जांपल, आवर हार्ट बीट्स नॉन स्टॉप इवन और हार्ट बीट्स नॉन स्टॉप इवन व्हेन वी अस्लीप। जब हम सो भी रहे होते हैं तो हमारा हार्ट बीट चल रहा होता है, ब्लड पंपिंग कर रहे होते, पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। सिमिलर रेस्पिरेशन गोज ऑन विदाउट एनी ब्रेक। और सांस भी चलती रहती है। पता चला कि अगर सांस रुक गई सोते वक्त तो अगले दिन जो है हमारे लिए नमाज़ पढ़ी जाएगी जनाजे की। अभी तो लॉकडाउन में तो वो भी नहीं हो सकता है, अल्लाह ना करे इस कंडीशन में किसी को मौत आए। बड़ा ही बदकिस्मती वाली मौत होगी जो जिसके लिए लोग जनाजे की नमाज़ भी नहीं पढ़ सकते हैं। ऑल दीज प्रोसेसेस रिक्वायर अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। जितने भी ये प्रोसेसेस इनके लिए कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए एनर्जी की। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड विच वी टेक डेली। ये एनर्जी कहाँ से आती है? जो हम खाना खाते हैं वहाँ से। इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, खाने का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहला क्या है? ये सोर्स होता है, पहला पॉइंट है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सोर्स है एनर्जी का, इसीलिए तो। और टू सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर रिपेयरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। रॉ मटेरियल्स भी चाहिए रिपेयर, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बॉडी के। उसके बाद टू सप्लाई द बॉडी विथ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स। बहुत ज़रूरी है ये, कम अमाउंट में ही सही, लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो है, जो विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी में। आगे थोड़ा सा बच गया है, बस ये भी सुन ही लें अगर इतना आपने देखा है तो। द रिक्वायर्ड एनर्जी इज़ फुलफिल्ड बाय द फूड विच ऑर्गेनिजम्स ईट।
बाय द फूड विच ऑर्गेनिज्म ईट। जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? जो खाना खाते हैं उससे। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड कार्बोहाइड्रेट, बट नॉन ग्रीन प्लांट्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड फंगी डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट को अपना खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद से वो सिंथेसाइज कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। हम लोग जानते ही हैं, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं और वो स्टार्च के फॉर्म में वहाँ जमा रहता है। ठीक है। और एक सवाल आप लोगों से यहाँ पे बनता है कि हमारे बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में जमा रहता है? जवाब दीजिए, तभी मैं समझूंगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, पूरी वीडियो को। ठीक है। बाकी जो है फंगी है या बैक्टीरिया है, ये सब जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, हम भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया को जो है सबसे अच्छा डिकम्पोज़र कहा माना जाता है, बेस्ट है वो डिकम्पोज़र, और सड़ा गला कर ये चीज़ों को अपना खाना हासिल कर लेते हैं। फंगी भी उसी कैटेगरी में आती है, फंगी आता है, वो भी सड़े गले से सेप्रोफाइटिक है, सड़े गले चीज़ों से सेप्रोफाइटिक उसी को कहते हैं, तो सड़े गले चीज़ों से अपना खाना हासिल करता या सड़ा करके किसी को अपना खाना हासिल करता। दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। दिस सेक्रीट एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स टू डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो चीज़ सड़ रहा हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो अपना एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स निकालते हैं। ये जो है फंगी और बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है। लेटर स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स आर, जब वो तोड़ देते हैं उसको छोटे छोटे फॉर्म में, तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं उनके बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है। सिमिलरली एनिमल्स ऑल्सो डू नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बट दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। जिस तरह हम लोग अपने बारे में बात करें, इसी तरह से एनिमल यानी हम भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हम लोग हेटेरोट्रॉपिक हैं और हम लोग प्लांट्स पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, जो कहें जैसा कहें। अब मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। अगला टॉपिक न्यूट्रिशन है। और देखिए, चलिए हाँ, अब आती है बारी, अब जो है कुछ क्वेश्चंस हो जाएं। देखता हूँ मैं, तो कुछ बचा ही नहीं, सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी। टोटल 15 चीज़ें थी मुझे बोलनी, मैंने बोल दी। अब आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि ये किसी और को फ़ायदा कर सकता है तो आप किसी दूसरे तक भी इसे पहुंचा दें। और ऐसा आप तभी करेंगे, या तो आप मेरी बात अभी सुन रहे होंगे, पूरा वीडियो आपने देखा होगा, या आप अपने दोस्तों को भेजेंगे उनके भलाई के लिए। देखिए, बेटर होगा कि आप जहाँ जहाँ जिसको भी सेंड कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल, मतलब स्टेटस वगैरह पे लगा सकते हैं, जहाँ भी जो भी कर सकते हैं। क्या पता किसी को फ़ायदा पहुँच जाए, कोई ढूंढ रहा हो, किसी को बहुत ज़रूरत हो इस चीज़ की। ठीक है। मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं वीडियोस कंटिन्यूसली बनाता रहूं, और इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे फिर से ज़रूर अगले वीडियो में, या तो फिज़िक्स के या लाइफ प्रोसेस के ही अगले चैप्टर में, या केमिस्ट्री का किसी केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में। ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी पर अल्लाह की सलामती, रहमतें और बरकतें नाज़िल, और अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अपने आसपास गरीब गुरबाओं का ख़्याल रखें। अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग खाने पीने को मोहताज हैं। अस्सलाम वालेकुम رحيم الله يحب المحسنين وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim.